नमस्कार, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नफरत। इस साल भारतीय जनता पार्टी का साल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नेताओं को इस मौके का इंतजार 1951 से था, जब बीजेपी के पूर्व अवतार यानी भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था। 1980 में बीजेपी बनी तो चुनावी सियासत में उसकी शुरुआत सिर्फ 2 सीटों से हुई थी। हालांकि बीजेपी 1996 से 3 बार दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच चुकी है, लेकिन संख्या बल की कमी ने उसे एक दायरे से बाहर नहीं निकलने दिया। पूरी आजादी से सरकार चलाने की ताकत उसे 34 साल की मेहनत के बाद मिली है। पेश है 2 से 282 सीटों तक पहुंचने की बीजेपी की कहानी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो गैर कांग्रेसी दल है, उसको स्पष्ट बहुमत ही नहीं हासिल हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि 543 सीटों में 282 सीटों पर हम लोगों ने शानदार विजय प्राप्त की है। अपनी स्थापना के 34 साल बाद बीजेपी अपने इतिहास के सबसे शानदार सफलता की मुकाम पर आ पहुंची है। 1984 में जिस पार्टी ने 2 सीट से संसदीय लोकतंत्र में अपना सफर शुरू किया था, 2014 में वो 282 सीटें पाकर बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। बेशक इस बार बीजेपी की इस जीत के सबसे बड़े रचनाकार हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें 20 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी ने अपने संसदीय दल का नेता चुना। निर्वाचन अधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। नरेंद्र मोदी बीजेपी की इस कामयाबी को सिर्फ अपनी अकेले की कामयाबी नहीं मानते हैं। बेशक 2014 का चुनाव बीजेपी ने अब की बार मोदी सरकार के नारे पर लड़ा। मतदाताओं ने मोदी सरकार की बदौलत अच्छे दिन आने के वादे पर भरोसा कर उसे अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भी दिया। अच्छे दिन वाह। फिर भी दो राय नहीं है कि बीजेपी इस मुकाम पर पिछले 34 साल या ज्यादा सटीक ढंग से कहें तो 63 साल की कड़ी मेहनत से पहुंची है, जब बीजेपी के पूर्व अवतार जनसंघ का गठन हुआ था। जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पार्टी की विचारधारा को पुख्ता आधार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस दौर में यह सपना देखा था कि पूर्ण बहुमत से प्राचीन संस्कृति आधारित राष्ट्रवादी सरकार बने। करीब 6 दशक पहले देखा गया ये सपना सच हो गया। 2015-16 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी का पर्व कैसे हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में शुचिता का आग्रह कैसे हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमने जो रास्ते दिखाए थे, उसमें विचार की जितनी ताकत थी, उससे ज्यादा ताकत आचार की थी। और आचार परमो धर्म, इस भाव से हम चले हुए लोग हैं, उसको हम कैसे निभाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी पर्व के लिए पार्टी भी सोचे, सरकार भी सोचे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करने की कोशिश तब से जारी है जब जनसंघ का गठन हुआ। जनसंघ ने पहली लोकसभा में 3 सीटें हासिल की। इमरजेंसी के बाद 1977 में पूर्ण बहुमत से आई पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा भी रही।
जनता पार्टी के टूटने से ही 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, जिसने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में पहली बार 13 दिन के लिए सत्ता का स्वाद चखा और 1999 में बनी अटल की गठबंधन सरकार ने पूरे 5 साल तक देश पर शासन किया। मोदी जब कहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें कंधे पर बैठाकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाया है, तब वो इसी इतिहास का जिक्र कर रहे होते हैं। और देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है, मोदी इसलिए दिख रहा है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है। हालांकि इस सफलता में बीजेपी का इतिहास है तो मोदी का अनथक परिश्रम भी है, जिसकी तैयारी उन्होंने 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही शुरू कर दी थी। इसमें असली तेजी तब आई जब 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना। The parliamentary board of BJP met today and decided that Shri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया। 15 सितंबर से पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ये संस्कार मिले हैं और इसलिए 15 सितंबर से जो एक परिश्रम यज्ञ शुरू किया और 10 मई को जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाने से पहले दिल्ली आकर के आपको मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप थके नहीं हो क्या अभी भी? 2014 के चुनाव के लिए मोदी ने 450 से ज्यादा रैलियां की, 5000 छोटी बड़ी सभाएं की, जिनकी कुल दूरी जोड़ ली जाए तो करीब 3 लाख किलोमीटर का सफर पूरा हो जाता है। मोदी के इस सफर और बीजेपी के 3 दशक की सफर का ही नतीजा है कि देश ने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश दिया है। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। बीस मई को संसद के सेंट्रल हॉल में जब बीजेपी संसदीय दल ने अपने नए पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नेता चुना, तो वो बीजेपी के पहले पोस्टर बॉय अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर भावुक हो गए। भावुकता की वजह भी थी। बीजेपी में जिस तरह मोदी को पहली पूर्ण बहुमत सरकार देने वाले नेता के तौर पर याद किया जाएगा, उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाले पहले नेता के तौर पर याद किया जाता है। चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे? क्या वो कांग्रेस को बुलाते जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वो एक भानुमति के कुनबे को बुलाते जो तब तक कुनबा बना नहीं? दिल्ली में पहली बार मई 1996 में कमल खिला, जब 11वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण देकर 13 दिन में बहुमत साबित करने को कहा। 13वें दिन सदन की कार्यवाही पर समूचे देश की नजर थी, जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो रहा था। सीधे प्रसारण के बीच ही अटल ने अपने भाषण का अंत इस्तीफा देने की घोषणा के साथ किया। पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे।
मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1996 की 13 दिन की सरकार बीजेपी का सोचा समझा जुआ था। इससे आम लोगों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की करिश्माई शख्सियत के असर के साथ ये एहसास भी घर कर गया कि बीजेपी से बाकी पार्टियां अछूत जैसा बर्ताव कर रही हैं। नतीजन 1998 में हुए 12वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन बढ़ा। उसकी सीटों की संख्या 182 के आंकड़े पर पहुंच गई। अटल एक बार फिर पीएम बने। इस बार सरकार एनडीए की थी। अटल के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में समता पार्टी, अन्ना द्रमुक, शिवसेना, अकाली दल और बीजू जनता दल शामिल हुए। तेलुगु देशम ने बाहर से समर्थन दिया। Right from the beginning of giving the letter to support Vajpayee, and she kept them hanging for 2 days. बहरहाल 1998 में बीजेपी की सियासी अछूत वाली स्थिति खत्म हो गई। 1998 में बने एनडीए में वो सेकुलरवादी पार्टियां भी थीं जो बीजेपी को दक्षिणपंथी बताकर उसे एक हाथ की दूरी पर रखती थीं, जो उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक संगठन मानती थीं। उनकी सोच को 90 के दौर में बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन ने और पुख्ता किया। दरअसल अक्टूबर 1984 में बीजेपी ने नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन कर मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। जून 1989 में बीजेपी ने पालमपुर प्रस्ताव के तहत मंदिर आंदोलन के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया, मगर वो खुलकर सामने नहीं आई। इसी वक्त राजीव गांधी सरकार ने 1989 के चुनाव से ठीक पहले वीएचपी को 9 नवंबर को विवादित स्थल के करीब मंदिर के लिए शिलान्यास की इजाजत दे दी। चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला। उसे 85 सीटें मिली। उसके समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी, मगर बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया। इसके जवाब में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू कर दी। मोदी भी इसके प्रमुख सारथी थे। आडवाणी का रथ जब बिहार पहुंचा तो 23 अक्टूबर को लालू सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तब तक बीजेपी और आडवाणी बहुसंख्यक वर्ग के बड़े हिस्से के हीरो बन चुके थे। 1991 में 120 सीटें जीतकर बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी ने मंदिर आंदोलन जारी रखा, जिसका अंजाम 6 दिसंबर की घटना से हुआ जब विवादित ढांचा ढा दिया गया। मंदिर आंदोलन ने राजनीतिक माहौल को बीजेपी बनाम विरोधी की सियासत में बांट दिया, लेकिन चुनावों में बीजेपी लगातार सफलता हासिल करती रही। नतीजतन 1996 में 13 दिन की सरकार के प्रयोग के बाद में 1998 में वो गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हुई। पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर काम करने वाले नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। 13 महीने के दौरान मजबूत राष्ट्रवादी सरकार के बीजेपी के दावे को अटल सरकार ने परमाणु परीक्षण करके और मजबूत कर दिया। लेकिन गठबंधन की सियासत ने बीजेपी को उसकी हदें भी बता दी। जब जयललिता की अन्ना द्रमुक ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया और अटल सरकार गिर गई। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं, फैसले का वक्त आ गया है। आप तय करिए। हमें तो सेवा करने का मौका मिला था। हमने 13 महीने में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे। 13 दिन और 13 महीने की सरकार के प्रयोग से बीजेपी ने जनमानस और मुख्यधारा की सियासत में अपनी पुख्ता जगह बना ली थी। नतीजा ये हुआ कि 1 साल बाद हुए चुनाव में बीजेपी और एनडीए फिर सत्ता में आए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर नरेंद्र मोदी सरकार। दिल्ली की सत्ता पर परचम, ये सपना बीजेपी के वजूद से भी कहीं ज्यादा पुराना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
सबसे पहले ये सपना देखा था। महात्मा गांधी के कहने पर 1947 में बनी पहली नेहरू कैबिनेट में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया था। 1950 में साझा अल्पसंख्यक आयोग बनाने के लिए पाकिस्तान से हुए दिल्ली समझौते के विरोध में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके बाद अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ की वैचारिक मार्गदर्शक की भूमिका में था। वहीं दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश शाखा के महासचिव बनाए गए। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में 3 सीटें जीतकर जनसंघ ने तब की 4 राष्ट्रीय पार्टियों में भी अपना स्थान पक्का कर लिया। संघ की विचारधारा के मुताबिक जनसंघ ने कच्छ और कश्मीर पर भारत में पूर्ण विलय का मुद्दा उठाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का उल्लंघन कर कश्मीर जाने की कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 45 दिन के बाद जेल में ही बीमारी से उनका निधन हो गया। देश के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज भी बीजेपी के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और मैं आज देश को आजादी दिलाने वाले, आजादी के लिए मर मिटने वाले, आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए खपे हुए उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, ताकि उनकी बदौलत आज देश स्वतंत्रता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के कंधे पर आ गई। अगले 15 साल तक वो पार्टी के महासचिव बने रहे, लेकिन इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी में जगह बनानी शुरू कर दी थी। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद चुने गए। लाल कृष्ण आडवाणी भी उनका साथ देने दिल्ली आ गए। 1967 में जनसंघ ने चौथी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 35 सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राजनीतिक ताकत के तौर पर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जब कई राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व टूटता दिखाई दिया। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस विरोध के नाम पर वामपंथी पार्टियों ने भी दक्षिणपंथी जनसंघ से हाथ मिलाने में गुरेज नहीं किया। दोनों ने मिलकर कई राज्यों में सरकार बनाई। अगले ही साल 1968 में दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया और अब पार्टी की जिम्मेदारी अटल और आडवाणी के कंधे पर आ गई। 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने गरीबी पर चोट का नारा दिया, जिसने आम लोगों के बीच जनसंघ का दायरा बढ़ा दिया। दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं। मैं आज उन सभी पीढ़ियों को, जिन्होंने राष्ट्रवादी विचार को लेकर के अपने अपने तरीके से तपस्या की है, जीवन खपाए हैं, उन सबको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। जनसंघ की बढ़ती ताकत को तब बड़ी स्वीकार्यता मिली जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा सरकार विरोधी आंदोलन के लिए उससे हाथ मिला लिया। जेपी आंदोलन को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में जनसंघ 4 प्रमुख गैर कांग्रेसी पार्टियों के गठबंधन जनता पार्टी में शामिल हो गई। 295 सीटें हासिल कर पहली बार जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। लेकिन पहली गैर कांग्रेसी सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और अपने विरोधाभासों से ढह गई। जनता पार्टी के टूटने से ही 1980 में उस बीजेपी का गठन हुआ, जिसने 1984 में 2 सीटें और 2014 में 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।